Welcome back, scholars. Welcome back to Toppers of the 365. And as you know that we have started EMRS 2025 क्रैकर सीरीज़, और जिसमें मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ. हमने टैक्सोनॉमीज तक फिनिश किया है और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. तो आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने स्टार्ट कर दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को, और उसमें टॉपिक 1 को हम कवर कर रहे हैं. तो टॉपिक 1 में हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें फिनिश की थी. अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे जो कि है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड. चलिए इनको फिनिश करते हैं जल्दी से. तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद. तो क्या कंसर्न था ब्लूम की टैक्सोनॉमी का? जो प्राइमरली कंसर्न था वो क्या था? एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात हुई थी, कॉग्निटिव डोमेन की बात हुई थी, साइकोमोटर स्किल्स की, या सोशल वैल्यूज़ की. तो हमको पता है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है. देखिए मैंने ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे. इसके वो टेस्ट अलग रहते हैं तो उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा और एक टाइम की विंडो चला करेगी, फिर मैं आपको आंसर प्रोवाइड किया करूँगा. वो इंटरेक्शन में ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये ऑफलाइन लेक्चर है तो ऑब्वियसली इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ और देता रहूँगा ऐसे ही. ऑब्वियसली टाइम कम है हमारे पास. सेकंड क्वेश्चन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एवेल्युएशन, क्रिएटिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस. तो इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो क्रिएटिंग वाला है. अच्छा एक चीज़ और, ओल्ड वर्सेस न्यू जो टैक्सोनॉमी की बात हो रही है ब्लूम की, तो मैं एक दिन टैक्सोनॉमी का एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, उसमें मैं डिटेल में बता दूँगा. तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा. जिसको भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो फिर मैं उसमें आपका कवर करा दूँगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वैल्यूइंग इज़ अ लेवल ऑफ विच डोमेन. वैल्यू करना कौन सा डोमेन है? तो आपको पता है अफेक्टिव डोमेन है. अफेक्टिव डोमेन किसने दिया था? क्रैथहोल ने दिया था. कब दिया था? 1964 में. तो आपको याद रखना है. विच टैक्सोनॉमी फोकसेज ऑन फिजिकल स्किल डेवलपमेंट. तो आपको पता है सिम्पसन और डेव. यहाँ पे ऑप्शन में डेव नहीं है वरना हम फंस जाते. तो स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल स्किल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? सिम्पसन. इन्होंने 80s में मतलब 70s के आसपास अपनी टैक्सोनॉमी दी थी. द अफेक्टिव डोमेन्स डील विद मेमोरी, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, रीजनिंग, स्किल्स. मेमोरी, रीजनिंग, स्किल्स. देखो मेमोरी है हमारा कॉग्निटिव से रिलेटेड, रीजनिंग है कॉग्निटिव से रिलेटेड, ये हमारा साइकोमोटर से रिलेटेड. तो हमारा क्या बचता है? अफेक्टिव. तो वो है हमारा इमोशंस एंड एटीट्यूड्स. मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन अ लेवल ऑफ. किसके लेवल है मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन? डेव साइकोमोटर डोमेन, क्रैथहोल्स अफेक्टिव डोमेन, ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन, एंड नन ऑफ दीज. अब मैनिपुलेशन किस में होगा और प्रिसीजन किस में आएगा? एक स्किल में. तो उसके लिए हम साइकोमोटर डोमेन देखते हैं. किसका? डेव का. नेक्स्ट. According to Bloom, the domain of learning that includes intellectual ability is affective, cognitive, psychomotor and social. तो Bloom है तो आप लगा दो सीधे cognitive. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको. Characterization by value is the A. highest level of affective domain, first level of affective domain, lowest level of cognitive domain, साइकोमोटर लेवल. तो करेक्टर वाली बात किस में होगी भाई? करेक्टर, वैल्यू, ये सब किस में आते हैं? आपको पता है अफेक्टिव डोमेन में आते हैं. तो ये दोनों तो बेकार ही हो गए, लेकिन ये फर्स्ट लेवल नहीं होता है, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है. इसलिए इसका आंसर है हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन. 9. द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड इन. पता है आपको 2001 में एंडरसन और क्रैथहोल ने इस पर काम किया था, रिवाइज किया था टैक्सोनॉमी को ब्लूम की. तो इसका आंसर 2001. क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न रिफर्स टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन, ओरिजिनेशन, क्रैथहोल्स टैक्सोनॉमी, एंडरसन्स मॉडल. तो आप खुद ही देखो यहाँ पे ऑलरेडी ओरिजिनेशन जो उसका लेवल है उसके बारे में दिया है, और यहाँ पे दिया है क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न. तो ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, इसका आंसर है बी, दैट इज सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन. चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या है. तो ब्लूम हमारे हेड की बात करते हैं, मतलब कॉग्निशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं. क्रैथहोल अफेक्टिव की बात करते हैं, मतलब हार्ट की बात करते हैं, जैसे कि इथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं. सिम्पसन और डेव
साइकोमोटर की मतलब हैंड, सिर्फ हैंड की बात नहीं है, हैंड की बात करते हैं, मतलब ये स्किल्स की बात करते हैं, है ना, स्किल्स की बात करते हैं। ये बात किसकी करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। और भैया ये किसकी बात करेंगे, ये एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे। ओके, तो इसमें देखना है कि हमको लेसन ऑब्जेक्ट में एक्शन वर्ब्स का यूज करना है और तीनों डोमेन में अच्छे से असेस करना है, कुछ एक डोमेन छोड़ना नहीं है, हमको तीनों होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट, ये भी एक टॉपिक है आपका, तो बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, बताइए, सबसे पहले एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमको मतलब क्या पढ़ाना है, क्या लर्न कराना है स्टूडेंट से। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब लर्नर के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप का लर्नर है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, गिफ्टेड है या फिर स्पेशली एबल्ड है, तो वो देखना पड़ेगा हमको। साउंड सब्जेक्ट नॉलेज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाओगे ना तो आपको एक डिसेंट नॉलेज होना सब्जेक्ट की चाहिए। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा सब्जेक्ट का तब तक आप अच्छे से इसको पढ़ा नहीं सकते, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज नहीं कर सकते उसमें। तो एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साउंड का मतलब वो साउंड से नहीं है, यहाँ पे मतलब है अच्छी नॉलेज से मतलब है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए एक लर्नर के साथ, ये नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हैं वो कुछ और समझ रहा है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए लर्नर और टीचर के बीच में। मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए। कुछ हम क्या कभी चॉकलेट दे देते हैं स्टूडेंट्स को, या कभी कभी वाह क्या बताया आप, सैल्यूट है आपको, मतलब कुछ ना कुछ हम रीइंफोर्स करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं अच्छा आंसर देने के लिए। कोई बच्चा थोड़ा हेजिटेट हो रहा है तो उसको थोड़ा बकअप कर देते हैं कि चलो ठीक है, बताओ बताओ, अच्छा सही बता रहे हो, जाओ जाओ और बताओ। प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, तो टीचिंग एड्स जो हमको प्रोवाइड हुई हैं या हम यूज़ कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमको आना चाहिए। क्लासरूम का मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लासरूम को कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप। सपोज़ कि आप एक रूरल एरिया में हो, गवर्नमेंट टीचर आप रूरल एरिया में हो, तो आप बच्चों को कैसे डील करते हो, बहुत चैलेंजिंग काम है। और अर्बन एरिया में हो तो वहाँ पे डिफरेंट आपके सामने चैलेंजेस हैं, तो उनको आप कैसे डील करते हो। तो क्लासरूम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा तो आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है फीडबैक एंड एवेल्यूएशन। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, वो कैसे मिलेगा, एवेल्यूएट करके। तो फीडबैक मतलब आप कुछ ना कुछ फीडबैक के थ्रू तभी तो आप कुछ ऐड कर पाओगे, कुछ आपका कुछ मेथड अगर फॉल्टी है तो उसको आप सही कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, वो फीडबैक के थ्रू पॉसिबल होगा। तो टीचिंग इज़ सक्सेसफुल ओनली व्हेन लर्निंग अकर्स। अगर आप पढ़ा रहे हो और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी टीचिंग का मतलब क्या है। तो टीचिंग तब होती है जब टीचिंग को टीचिंग तब माना जाएगा जब वहाँ पे लर्निंग हो रही है, अगले को कुछ समझ में आ रहा है। अगले को मतलब जो टारगेट ऑडियंस है, अब टारगेट ऑडियंस जैसे मेरी आप हैं, तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स तो मतलब मेरा टीचिंग सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ नहीं है। EMRS के लिए की पॉइंट से ये याद रखिएगा आप। तो ये क्या है, टीचिंग एक टाइप वाला प्रोसेस है जिसमें टीचर, लर्नर और कंटेंट, मतलब इसको एनवायरनमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, इन तीनों की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अफेक्टिव टीचिंग प्रमोट्स लर्निंग आउटकम्स नॉट रोट लर्निंग, मतलब रट्टा मार वाला काम नहीं होना चाहिए, ये रट्टा मार बेकार चीज़ है। आपको एक कैसी इफ़ेक्टिव लर्निंग आउटकम्स को प्रमोट करना है, ये नहीं कि बच्चा याद नहीं करके आ रहा तो चलो ठीक है तुम रट्टा मार के आ जाना, ये कभी नहीं करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो अब आपने देखा हुआ NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और NEP, ये सभी बताते हैं कि आपके अब जो मॉडर्न टाइम है वो ये कहता है कि लर्नर है। पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी, अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे हम चलते हैं। तो लर्नर ही सब कुछ है, लर्नर को फैसिलिटेट करना है। तो फोकस ऑन स्टूडेंट्स नीड नॉट सिलेबस कवरेज, ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना है बस और पढ़ा दिया अपना काम, टाइम निकाल के चलते बने। ओके, टीचिंग स्किल्स, तो माइक्रो बिहेवियर एम्ड एट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे क्वेश्चनिंग है, रीइंफोर्समेंट है और एक्सप्लेनेशन है, इन सब काम को ध्यान रखना है टीचिंग स्किल्स में, राइट। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे जो हमारा सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 के पूरे क्वेश्चन आंसर हैं ये जो अभी आने वाले हैं, एक्सेप्ट टैक्सोनॉमीज, क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर मैंने
अलग से आपको करा दिए हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टीचिंग, टेलिंग, गाइडेंस, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, इंडोक्रिटिनेशन। अब मुझे नहीं पता ये इंडोक्रिटिनेशन क्या होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। चलिए, तो टीचिंग तो आपको पता है लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई विल सर्च व्हाट्स दैट सॉरी माई मिस्टेक, इट इज़ इंडोक्ट्रिनाइजेशन। मतलब एक डॉक्ट्रिन के थ्रू पढ़ाते हैं ना, कि एक डॉक्ट्रिन मतलब एक थ्योरी की बात होती है, इन विदाउट थ्योरी, ये थ्योरी डॉक्ट्रिनाइजेशन होता है। डॉक्ट्रिन प्रोपाइंड की जाती है ना, डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, शायद उसी से वर्ड बना है डॉक्ट्रिन, ये इस वर्ड से बना है, इसमें इनको ऐड करने पे ये वर्ड बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। ये नोट का बेस हमेशा याद रखना है, नोट वाला हमेशा फंसाता है। गोल ओरिएंटेड, इंटरेक्टिव, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, प्लान्ड। तो भाई ये तो होता है ना, गोल ओरिएंटेड तो काम है ही हमारा, इंटरेक्टिव भी है और प्लान्ड भी है। स्टैटिक और अनचेंजिंग, ये इसका मतलब ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। स्टैटिक और अनचेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा टीचिंग मेथड कैसा स्टैटिक होना चाहिए, मतलब हम रूड रहे हैं, मतलब एक रिजिड वे यूज करें, नहीं ऐसा नहीं है, और चेंज ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि नोट ढूंढना है ना आपको, इसलिए ये आंसर इसका हुआ सी, विच इज़ स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। नेक्स्ट, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस बिकॉज ए इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली, इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड मेथड, इट इज़ मैकेनिकल, इट डिपेंड्स ऑन मेमोराइजेशन। तो बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली, तो ये तो फिर रीज़न की बात हो गई सिर्फ, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइंस का एक्सपेक्ट है, जबकि हमको क्या चाहिए, आर्ट भी चाहिए। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड मेथड, ठीक है, क्रिएटिविटी में हमारा आर्ट आ जाएगा और मेथड में हमारा साइंस आ जाएगा, ये आर्ट आ जाएगा। मैकेनिकल में भी साइंस हो गया हमारा। डिपेंड्स ऑन मेमोराइजेशन, इसमें भी साइंस वाला मेथड आ गया, तो आर्ट वाला और साइंस हमको दोनों चाहिए, इसलिए आंसर है इसका बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़, क्या है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देनी है, नहीं। टू प्रमोट डिसिप्लिन लाना है, हाँ हो सकता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव की बात की है ना, मेन ऑब्जेक्टिव देखना है हमको। टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन लर्निंग बिहेवियर, टू फॉलो करिकुलम, सिर्फ करिकुलम को फॉलो करना, नहीं। बेस्ट इसका आंसर है टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन लर्नर्स बिहेवियर। लर्नर का बिहेवियर है वो जैसा भी है, मतलब अगर मतलब मान लो कि एक पॉजिटिव नहीं है, तो हमको पॉजिटिव लाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव लाना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अफेक्टिव टीचिंग। इसमें भी देखना है आपको, नॉट और बेसिक, दो कीवर्ड हैं, एक नॉट और एक बेसिक, 1 and 2। रिक्वायरमेंट क्या नहीं है अफेक्टिव टीचिंग की, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और पनिशमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो चाहिए टीचिंग में, मेन चीज़ है। कम्युनिकेशन बिल्कुल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। तो पनिशमेंट पहले होती थी, अब इसका कोई रोल नहीं है, पनिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, किसमें, टीचिंग में। अब आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो आप अच्छे से ही उसको मैसेज डिलीवर करना है, मतलब अच्छे से ही पढ़ाना है, मार धाड़ से दूर रहना है, वरना आप पे केस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, डी, क्योंकि हमको नॉट और बेसिक दोनों को माइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ इन टीचिंग फीडबैक इज़ यूज्ड टू पनिश स्टूडेंट। फीडबैक किस लिए यूज किया जाता है, पनिश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को पनिश करने के लिए, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल क्लास को कंट्रोल करने के लिए, या फिर डी, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब आप खुद बताइए इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है। फीडबैक क्या स्टूडेंट को पनिश करने के लिए किया जाता है, नहीं लग रहा आंसर। क्लास को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक यूज होता है, नहीं। फीडबैक तो यार हमारी मतलब एक टीचर की एक्टिविटी है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हो सकता है। अब इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर हमको क्या लग रहा है, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा सिलेबस के लिए, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हमारा काम नहीं होता। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज़ मैकेनिकल, इंटरेक्टिव एंड कंटिन्यूस, फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म, सेल्फ सेंटर्ड। तो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी है, मैकेनिकल है, मतलब वही कराते रह रहे हैं, एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, या फिर इंटरेक्टिव एंड कंटिन्यूस है। इंटरेक्टिव मतलब टीचर और लर्नर में जो इंटरेक्शन हो रहा है, और कंटिन्यूस मतलब
एक हमारा एक फ्लो है जो ओवरऑल ईयर तक चलना है, उसको फॉलो करना है। फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म मतलब फिक्स वे में पढ़ाना है, यूनिफॉर्मिटी रखनी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं लेनी और फिक्स रखना है, ऐसा तो नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के खिलाफ है ये। फ्लेक्सिबिलिटी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसके बिल्कुल आगे नहीं जा रहा है। सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए टीचर को, नहीं चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। मैकेनिकल भी नहीं है, तो उसका बेस्ट आंसर बनता है इंटरेक्टिव एंड कंटिन्यूस। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट से, मतलब लर्नर से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो कंपोनेंट क्या है टीचिंग प्रोसेस का? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, एवेल्यूशन है, ऑल ऑफ दीज है। तो सीरियसली दिख रहा है कि ऑल ऑफ दीज किसमें प्लानिंग भी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी और एवेल्यूशन आएगा, POE, ठीक है, POE प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेल्यूशन। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग एम्फेसाइजेस। लर्निंग बाय डूइंग क्या एम्फेसाइज करता है? टीचर सेंटर्ड मेथड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, टेक्स्ट बुक लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो पहले बहुत होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन ये लर्निंग बाय डूइंग को तो ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, आपको अभी आगे जाके पढ़ाएंगे कि लर्निंग बाय डूइंग जॉन डुई ने दिया था, कैसे डुई का दिया हुआ प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग की बात होगी, नहीं। टीचर सेंटर्ड मेथड बिल्कुल नहीं। एक्टिविटी बेस्ड मतलब आप बच्चा क्लास में, जैसे बताता हूँ मैं आपको इसका एग्जांपल, जैसे आपने कोई भी एक प्रॉब्लम दी और एक लैब में स्टूडेंट्स को ले गए, आप 8-10 स्टूडेंट्स को ले गए, आपने एक प्रॉब्लम दी, सामने कोई भी एक कोई मॉडल है, उसको आपने बाइसेक्ट करके अलग अलग करके रख दिया उसको, तो तो जो स्टूडेंट्स हैं आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देखेंगे, सब अप्लाई करके नॉलेज को देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे आपस में, एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे और उस मॉडल को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे, रीमॉडलिंग कर देंगे उसकी। तो एक्टिविटी की बेस्ड टीचिंग की बात की है, क्योंकि इससे बच्चा सीखता है, तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात की है। इसके अलावा देखते हैं, टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर्ड, एग्जामिनेशन सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड तो अब मना कर दिया गया है भैया, टीचर सेंटर्ड तो नहीं रखना है हमको। एग्जामिनेशन सेंटर मतलब एग्ज़ाम में बच्चे पास हों फेल हों, हमको इससे मतलब होना चाहिए, मतलब उनकी ग्रेड्स देखनी है, ये नहीं देखनी कि वो कितना सीख रहे हैं, क्या स्किल सीख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट सीख रहे हैं जो आगे जाके उनको हेल्प करे। हमारा अभी तक यही तो इशू है सबसे ज़्यादा, हम एग्ज़ाम सेंटर्ड हैं, तो इसकी वजह से जॉब्स का इशू आता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि मतलब इतना पढ़ लिए हैं फिर भी जॉब नहीं मिला है। उसका रीज़न यही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग वाला थोड़ा इशू है, वो अभी उसको एड्रेस किया जा रहा है, नई NEP है, उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी प्रोविजंस लेके आई है। तो एग्जामिनेशन सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए। करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या होगा फिर, तो करिकुलम सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए? लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड मतलब लर्नर ही हमारे लिए सब कुछ है, किसके लिए? टीचर के लिए। उसको फैसिलिटेट करना है, आप कोई भी मेथड यूज करो, उसको आप अच्छे से अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करो, स्किल को ट्रांसफ़र करो, उसको डाउट नहीं रहना चाहिए, घर पे जाके उसको कोई इशू नहीं आना चाहिए। हमारा काम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्लीट हुए हैं, जब तक कि वो एक लर्नर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लर्नर में रिफ्लेक्ट कैसे होगा? हम एवेल्यूएट कर पाएंगे उसको, और एवेल्यूएट करते टाइम हमको फीडबैक भी मिलेगा कि हमने अच्छे से पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो ये सब सारे टीचिंग के एस्पेक्ट हैं। तो अभी मैंने आपको देखा, आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चंस मैंने आपको टैक्सोनॉमी से दे दिए थे, और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको ओवरऑल मतलब जिसमें नेचर है, नेचर एंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से दे दिए थे। तो आपके 20 क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, ये आपको मैंने सेक्शन 1 हमारा आज कंप्लीट होता है, हम सेक्शन 2 पे जाने वाले हैं। सेक्शन 1 हमारा आज कंप्लीट हो गया है, तो अब जल्दी से हम सारे सेक्शंस को फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम जो केस स्टडी वाले हैं उनमें भी आई थिंक 75 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो उनसे आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे जहाँ तक है। मैं तो बेस्ट अपना ट्राई करूँगा कि आपको आपके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए ना। तो उसी एनर्जी से हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्कॉलर्स, लर्न मोर ग्रो मोर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर आपको
लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप कंटिन्यू करें, वरना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।